नमस्कार दोस्तों, बिहार इजी सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे केमिस्ट्री का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है साबुन और अपमार्जक। तो सबसे पहले हम लोग साबुन के बारे में समझ लेते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है साबुन, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि साबुन होता क्या है ना। बहुत लोग साबुन यूज कर रहे हैं लेकिन उन्हें साबुन का परिभाषा याद नहीं है, साबुन कैसे बनता है ये नहीं पता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग सबसे पहले यही सब समझेंगे। तो साबुन देखिए, साबुन है उच्च कार्बोक्सिलिक अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। साबुन क्या है? उच्च कार्बोक्सिल अम्लों के सोडियम या फिर पोटेशियम लवण होते हैं। ये बात समझ में आया? नहीं आया होगा। उच्च कार्बोक्सिलिक अम्ल समझ में आया? नहीं आया होगा। अब हम लोग समझते हैं उच्च बसीय अम्ल, बोले तो ये समझ में आया? ये भी नहीं आया। चलिए अब हम लोग समझते हैं तेल, घी, चर्बी। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, मतलब कि उच्च बसीय कार्बोक्सिलिक अम्ल उसे कहेंगे या उच्च बसीय अम्ल उसे कहेंगे जिसमें चिपचिपा द्रव हो। क्या हो? चिपचिपा द्रव हो, है ना। चिपचिपा द्रव होना चाहिए, तो उसको हम लोग बोलेंगे उच्च बसीय अम्ल। तो वैसे अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। जैसे में तेल में आपका आ गया नारियल कोकोनट तेल ले लीजिए, है ना, या सोयाबीन का तेल ले लीजिए, उसमें क्या है? चिपचिपा द्रव है। घी ले लीजिए या है ना जानवरों का चर्बी वगैरह ले लीजिए, उसको लेकर है ना और उसको गर्म कीजिए। क्या कीजिए? गर्म, हीट कीजिए कुछ टेम्परेचर पर, और उसके बाद सोडियम या पोटेशियम का घोल डालिए। उसके बाद आपका साबुन तैयार हो जाएगा। अब जिस शेप में डालिएगा उस शेप का साबुन बनेगा। जिस रंग डालिएगा वैसा रंग का आपका साबुन बन के तैयार हो जाएगा प्रयोगशाला में। तो इस प्रकार से अब देखिए यहाँ पे सोडियम, यानी अगर उसमें Na डाल रहे हैं यानी सोडियम डाल रहे हैं तो सोडियम यानी NaOH डालना पड़ेगा साबुन में। ये जो होता है जब Na डालते हैं तो वो वाला साबुन जो बनता है वो हार्ड बनता है। क्या बनता है? हार्ड, मतलब कि कठोर साबुन बनता है। ये जो साबुन हम लोग यूज करते हैं कपड़ा धोने में करते हैं। कहाँ पे करते हैं दोस्तों? कपड़ा धोने में यूज करते हैं। और जिस साबुन को बना रहे हैं और उसमें हम लोग डालेंगे पोटेशियम के लवण डाल देंगे तो वो बनेगा KOH यानी पोटेशियम, और वो साबुन जो बनेगा आपका सॉफ्ट साबुन बनेगा। कैसा साबुन? सॉफ्ट, मतलब कोमल साबुन बनेगा। और इसका उपयोग हम लोग नहाने में यानी स्नान करने में कर सकते हैं। उसके बाद अगर साबुन की सामान्य सूत्र की यानी फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला होता है RCOONA, या फिर लिख सकते हैं RCOOK लिख सकते हैं। ये दो फार्मूला होता है, यानी सोडियम डालेंगे तो ये वाला फार्मूला, और पोटेशियम के लिए ये यहाँ पे K लिखा हुआ, ये वाला फार्मूला हो जाएगा। जहां पे हम R की जगह, ये जो R जो देख रहे हैं, इस R की जगह ये वाला वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसको बोलेंगे C15H31 और COO, और यहाँ पे जो भी आप सोडियम ले रहे हैं तो सोडियम जुटेगा, पोटेशियम ले रहे हैं तो पोटेशियम जुटेगा। इसको बोलते हैं, ये वाला ग्रुप को पोमीटेट बोलते हैं। दूसरा है C17H33 और COO, इसको बोलते हैं ओलिएट। और यहाँ पे फिर नेक्स्ट में है C17H35 और COO, इसको बोलते हैं CTA रेट। क्या बोलते हैं? CTA रेट। तो यहाँ पे R की जगह ये तीनों में से जो यूज करेंगे तो यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे बैठा देंगे। ये साबुन का फार्मूला हो गया, सामान्य सूत्र हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। अब ये साबुन जो होता है ये एस्टर का क्रियात्मक समूह है। किस क्रियात्मक समूह का साबुन होता है? तो एस्टर का होता है। और इसमें एस्टर में 3 ठो एस्टर का समूह होता है, इसीलिए जब 3 गो रहता है तो उसे बोलते हैं ट्राई एस्टर। पूछेगा सवाल कि साबुन किसका क्रियात्मक समूह है, तो ट्राई एस्टर का है। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग समझते हैं कि साबुन में जब साबुन बनता है तो साबुन में क्या चीज होना जरूरी है और क्या चीज होना नहीं जरूरी है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है नमक, ये साबुन में नमक होना बेहद जरूरी है दोस्तों। जब नमक नहीं रहेगा तो साबुन क्या होगा? गलवे नहीं करेगा। देखते हैं कि कोई कोई साबुन जल्दी गल जाता है, मतलब कि उसमें NaCl, सोडियम क्लोराइड, NaCl यानी नमक, जिसका फार्मूला होता है NaCl, ये रहना जरूरी है। तो नमक क्या करता है? साबुन को गलाने का काम करता है। साबुन को गलाने का काम कौन करता है? सवाल आएगा कि साबुन को गलाने का काम कौन करता है, तो आंसर मारेंगे नमक यानी NaCl। दूसरा है नमी। हाँ, नमी जो है साबुन में 10% होना चाहिए। कितना परसेंट? 10% आपका नमी होना चाहिए। अगर ये साबुन में 10% नमी नहीं है, अगर इससे कम है तो साबुन क्या हो जाएगा? पिघलने लगेगा। साबुन क्या हो जाएगा? पिघलने लगेगा।
और अगर 10% से ज्यादा भी हो जाता है तो साबुन क्या होने लगेगा, चटकने लगेगा। तो चटकने से रोकता है कौन, तो नमी, यानी 100% में 10% क्या होना चाहिए, नमी होना चाहिए। तो चटकने से रोकता है, जिसको बोलते हैं दरक गया है, चरक गया है, तो उस सब से कौन रोकता था, नमी। नमी साबुन में कितना होना चाहिए, तो 10% नमी होना चाहिए। अब हम लोग समझते हैं कि देखते हैं वो कि स्नान वगैरह करते हैं तो आंख में गलती से अगर लग जाता है साबुन वगैरह तो जलन उत्पन्न होने लगता है ना, जलने लगता है, उसको बोलते हैं लहरने लगा, है ना। तो ये जो जलन जो उत्पन्न होती है किसके कारण से होती है, तो वो है कार्बोक्सिलिक एसिड। किसके कारण, कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण से जलन उत्पन्न होने लगती है। क्या उत्पन्न होने लगती है, जलन उत्पन्न होने लगती है हमारे आंखों में। तो कार्बोक्सिलिक एसिड के कारण से जलन उत्पन्न होता है। एक यहाँ पे देख रहे हैं रेजिन, ये रेजिन क्या करता है, साबुन में झाग बनाने का निर्माण करता है। जिसमें ज्यादा झाग बन रहा है समझिए उसमें, उस साबुन में क्या है, रेजिन की मात्रा अत्यधिक है, ज्यादा है। और जिस साबुन में क्या कम झाग बन रहा है उसमें रेजिन की मात्रा कम है। तो झाग निर्माण करने यानी झाग बनाने का काम कौन करता है साबुन में, तो रेजिन नाम का ये क्या है, पदार्थ है जो हमारे साबुन में क्या करता है, झाग बनाता है। जितना ज्यादा झाग बनेगा उतना अच्छा चीज वो धुलेगा, ठीक है। तो झाग जरूरी है। ये ज्यादा देखिए महंगा वाला जो साबुन आता है ना, कीमती साबुन, उसमें रेजिन ज्यादा रहता है और वो अच्छा कीमती रहते हैं, उसमें झाग ज्यादा बनता है। सस्ता वाला साबुन में 10-5 रुपए वाला में इतना झाग नहीं बनेगा, ठीक है। अब देखिए ग्लिसरॉल हम लोग समझते हैं। ये ग्लिसरॉल जो है झाग को, जब ये झाग बना रहा है तो झाग सूखना भी नहीं चाहिए। ये है कि तुरंत झाग बना और तुरंत सूख जाए, तो ऐसे में वस्त्र नहीं साफ हो जाएंगे, या फिर आप उस साबुन से स्नान करें तो वो भी साफ नहीं होगा, शरीर भी। तो झाग तुरंत नहीं सूखना चाहिए। तो झाग को सूखने से कौन रोकता है, तो साबुन में एक डाला जाता है क्या पदार्थ, जिसका नाम है ग्लिसरॉल। क्या है नाम, ग्लिसरॉल। तो ये जब पदार्थ साबुन में डाला जाता है तो ये झाग को तुरंत सूखने नहीं देता है। क्या करने नहीं देता है, सूखने नहीं देता है। और ये साबुन को, ग्लिसरॉल जो है साबुन को पारदर्शी बना देता है। पारदर्शी के मतलब आर पार दिखाई देना। जैसे एगो शीशा लीजिए, उसको से देखिएगा तो आर पार दिखाई देगा। साबुन में, साबुन को पारदर्शी कौन बनाता है, तो ग्लिसरॉल। जैसे पियर्स वगैरह साबुन देखे होंगे तो उसको कुछ दिन है ना नहा लीजिएगा तो देखिएगा कि आर पार जो दिखाई देता है। तो साबुन पारदर्शी जो है, तो पियर्स वगैरह ये सब क्या हो गया, पारदर्शी साबुन हो गया। और पारदर्शी साबुन ये सब महंगे साबुन में ग्लिसरॉल मिलेगा, रेजिन आपको ज्यादा मात्रा में मिलता है। अब यहाँ तक आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे की वीडियो में हम लोग समझते हैं कि साबुन का क्या वर्किंग है, कैसे कार्य करता है और साबुन से कपड़ा कैसे साफ होते हैं। चलिए अब हम लोग समझते हैं कि साबुन का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, कैसे काम करता है साबुन कपड़ा धोने में या फिर स्नान करने में। देखिए साबुन जो है एक लंबा कार्बन का श्रृंखला है। क्या है, एक लंबे चैन है ना। कार्बन का एक लंबा चैन होता है जिसमें 2 सिरा होते हैं। किसी चीज का भी देखिएगा तो 2 सिरा होता है। जैसे ये मार्कर देख रहे हैं आप, इस मार्कर का भी क्या है, 2 सिरा है, एक इधर वाला और एक इधर वाला। समझ रहे हैं कि नहीं। तो ये 2 सिरा होता है। उसी प्रकार से कार्बन के भी बहुत बड़ा लंबा चैन होता है जिनमें 2 श्रृंखला होती है, 2 क्या होती है, सिरे होते हैं। तो एक सिरा को बोलते हैं हाइड्रोफोबिक। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिक। और दूसरा सिरा जो होता है हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो के मतलब होता है जल और फोबिक के मतलब होता है डरना। तो हाइड्रोफोबिक मतलब जल से डर। तो जल से डर जाता है कौन, डस्ट। एक जो सिरा होता है वो डस्ट यानी धूल कण के साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है। एक सिरा कार्बन के 2 सिराओं में से, लंबी 2 सिराओं में से एक सिरा क्या होता है, डस्ट के साथ यानी धूल कण गंदगी के साथ क्या हो जाता है, चिपक जाता है, जिसका नाम है हाइड्रोफोबिक। और दूसरा सिरा जो है हाइड्रोफिलिक, ये पानी के साथ पकड़ लेता है, ये पानी में चिपक जाता है। अब इसको क्या करता है लोग, है ना, इस प्रकार से पकड़ लिया। अब लोग इसको क्या करेगा, खंगाल देगा या इस प्रकार से खींच देगा। तो साबुन है ना, यहाँ से क्या हो जाएगा, ये झाग बन के ऊपर फेन बन के निकल जाएगा और झाग जिसको हम लोग माइसेल्स कहते हैं। तो इस प्रकार से वर्किंग है, साबुन कार्य करता है। अब देखते हैं कि साबुन कितना रंग बिरंग के होता है, लाल होता है, पीला होता है, क्या कहते हैं गुलाबी रंग का होता है, हरा। तो अलग अलग रंगों में साबुन जैसा आप कलर डालते हैं वैसा हो जाता है। लेकिन एक बात को आप गौर किए हैं कि सबका फेन, फेन के मतलब झाग, सबका झाग जिसको झाग को माइसेल भी कहते हैं, सफेद होता है। ये कभी बात सोचे हैं कि सबका झाग चाहे साबुन लाल हो, पीला हो,
ऑरेंज हो, सबका झाग क्या होता है, सफेदे यानी व्हाइटे होता है। क्यों? तो देखिए आज समझ लीजिए, नहीं समझे हैं कभी तो, सफेद इसलिए होता है क्योंकि जब झाग पर है ना, यानी झाग क्या है, एक जल का पतली सी परत है, झाग क्या एक जल का पतली सी परत है, तो उस पे प्रकाश का जब परावर्तन एक ही दिशा में हो जाता है, एक ही दिशा मतलब एक ही, और जब एक ही दिशा में परावर्तन हो जाता है जिसके कारण से किसी भी रंग का साबुन हो, झाग कैसा दिखाई देगा, सफेद दिखाई देता है। यानी फेन कैसा दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है। एक बात और देखे होंगे कि झाग सब चमकीला भी दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है, चमकीला। तो व्यतिकरण के कारण होता है चमकीला दिखाई देता है। झाग कैसा दिखाई देता है, व्यतिकरण के कारण चमकीला दिखाई देता है, और परावर्तन के कारण जब एक ही दिशा में परावर्तन हो जाता है तो सफेद दिखाई देता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। अब देखिए एक और बात समझा देते हैं आप लोग कि साबुन जो है ये कठोर जल के साथ उतना झाग नहीं देता है। साबुन क्या नहीं देता, कठोर जल के साथ उतना झाग नहीं देता है जितना झाग एक डिटर्जेंट यानी अपमार्जक दे देता है। अपमार्जक बोले तो सरफ देता है। साबुन देखिएगा तो उतना झाग नहीं देता है। कैसे जल के साथ, तो कठोर जल के साथ। अब सर आप लोग ये पूछ रहे होंगे कि सर कठोर जल क्या होता है, तो कठोर जल के मतलब हमारे हैंडपंप मोटर से जितना भी जल है लगभग क्या होते हैं, कठोर जल होते हैं। तो ये सब जल जो है उनके साथ साबुन अच्छा से झाग नहीं बना पाता है। और डिटर्जेंट यही देखा जाए, डिटर्जेंट तो वो बहुत ज्यादा झाग बनाता है जिससे हम लोग कपड़ा वगैरह साफ कर लेते हैं। अब आगे के टॉपिक में हम लोग समझते हैं कि अपमार्जक क्या है। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा अपमार्जक जिसको डिटर्जेंट या सरफ बोलते हैं उसके बारे में समझ लेते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है डिटर्जेंट इंग्लिश में, हिंदी में अपमार्जक या फिर उसको सरफ कहते हैं। देखिए ये कैसे बनता है। सरफ जो होता है ये कपड़े के धुलाई के लिए है ना अच्छा माना जाता है। और ये कब अच्छा माना जाता है, जहाँ पे जल की कठोरता हो, यानी जल जब कठोर रहेगा उसमें ये अच्छा झाग बनाता है और वहां पे अच्छा कपड़ा साफ हो जाता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि ये डिटर्जेंट यानी अपमार्जक यानी सरफ कैसे बनता है। तो ये बनता है उच्चतर एल्केन सल्फोनिक के सोडियम लवण से, या फिर उच्चतर एल्केन सल्फोनिक के पोटेशियम लवण से, या फिर एल्किल हाइड्रोजन सल्फेनिक का सोडियम लवण से बनता है ये चीज। अब इसकी फार्मूला की बात करें तो इसका फार्मूला सूत्र होता है C18H29 और NaO3S, यानी ये इसका सूत्र हो गया। अगर कोई भी पूछे कि सरफ यानी अपमार्जक का फार्मूला क्या होता है तो आप इतना रख लीजिए। जैसे चीनी का सूत्र होता है, ग्लूकोज का सूत्र होता है, जल का, नमक का, इसी प्रकार से सरफ का भी सूत्र होता है। तो सरफ का जब सूत्र है तो सरफ क्या एक तरह का यौगिक पदार्थ है ना, तो ये भी कह सकते हैं कि यौगिक है। तो ये हो गया इसका फार्मूला। अब देखिए साबुन और इसके डिटर्जेंट के मामला में देखा जाए तो धुलाई के मामला में ये जो डिटर्जेंट जो होता है ज्यादा अच्छा होता है। ये कठोर जल के साथ काहे अच्छा होता है, तो ये कठोर जल के साथ अधिक से अधिक अच्छा झाग देता है और कपड़े की धुलाई अच्छी होती है। जैसे घड़ी के साबुन हो गया, सर्फ एक्सेल हो गया, ये सबको है ना इजिली साफ हो जाता है। आगे इसकी अगर एग्जाम्पल की बात करें तो सोडियम लॉरिल सल्फेट होता है। सोडियम लॉरिल सल्फेट होता है, ये घड़ी की एग्जाम्पल है दोस्तों। यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब मिलते हैं हम लोग नया वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद।